हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो शुरू करते हैं फोर्स से। आखिरकार फोर्स है क्या? तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये इसे धक्का मार रहा है यानी इसे पुश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम इस पुश को क्या कहेंगे? फोर्स। एंड मान लो कि ये इस ऑब्जेक्ट को फिर से खींच रहा है यानी पुल कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये फोर्स लगा रहा है, पर इस बार ये फोर्स पुल की फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स या तो पुल होता है या पुश होता है। एंड इस पुल एंड पुश की वजह से जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये बॉल है तो जब ये इसे किक करेगा तो बॉल मोशन के अंदर आ जाएगी, पर पहले बॉल किसके अंदर थी? रेस्ट के अंदर। तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया। एंड मान लो कि ये बॉल चल रही है एंड इसने इस बॉल को रोक लिया। तो पहले बॉल मोशन के अंदर थी, पर इसने फोर्स लगाई तो ये बॉल रुक गई, यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है। मान लो कि हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को ले लें, तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या ये इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाएगा? इसका आंसर है नहीं, पर ये फोर्स तो लगा ही रहा है। तो हमेशा फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो हम फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो फोर्स या तो एक पुल होता है या पुश होता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करते हैं या उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी टेंड्स टू चेंज। एंड जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, जो इसे एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। एंड फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एंड न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। तो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स से क्या क्या हो सकता है। तो जब भी हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ मोशन के अंदर आ जाती है। तो जैसे ये बॉल है स्टेशनरी यानी रुकी हुई। तो जब ये इसे किक करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एंड इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। तो हम फोर्स से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर ला सकते हैं। एंड अगर हम बात करें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो मान लो कि इसने इसे किक मारी तो ये बॉल मोशन के अंदर आ गई एंड इसने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई एंड ये बॉल रुक गई। तो हम फोर्स से किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर ला सकते हैं। एंड हम फोर्स से किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसने इस बॉल को किक मारी तो इस बॉल की स्पीड थोड़ी कम है, पर जब बॉल इसके पास आई तो इसने एक और किक मारी, जिसकी वजह से इस बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। तो फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एंड हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसने किक मारी एंड बॉल गई इसके पास एंड इसने इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम फोर्स से किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो जब इसने इस बार किक मारी तो ये बॉल जाके लगी इसके मुंह के ऊपर एंड इसके मुंह का शेप चेंज हो गया। तो हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। पर एक्चुअल में अगर हम एक एग्जांपल ले रबर बैंड का, तो जब हम इसे खींचते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, यानी फोर्स से उसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के टाइप्स देखते हैं। तो फोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स एंड एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रहा है एंड ये भी फोर्स लगा रहा है। तो मान लो कि इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाई एंड वो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर थी, एंड इसने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगाई एंड वो इस डायरेक्शन के अंदर थी। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी जितनी ये फोर्स लगा रहा है उतनी ये फोर्स लगा रहा है। एंड इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा?
तो इसका आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। एंड ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ये होगी बैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसे वापस भेज देते हैं एंड इसके भैया को बुलाते हैं। तो इसके भैया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंड ये भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा कि ये भैया इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एंड ये कम फोर्स लगाएगा। तो इस बार ये फोर्सेस इक्वल नहीं है। इसके भैया F1 फोर्स लगा रहे हैं एंड ये F2 फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्सेस इक्वल नहीं है पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है एंड एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगती है एंड उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर लाना है तो हमें उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मान लो कि ये बॉल चल रही है एंड ये बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर आ गया। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर क्या लाती है, फोर्स लाती है। तो इस बॉल के ऊपर भी कोई फोर्स लग रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि इन्हीं दो सरफेसेस के बीच लगती है। तो यहाँ पर ग्राउंड एंड इस बॉल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो जैसे इस बॉल को हमने फिर से चलाया तो बॉल इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी, तभी ये बॉल रुकेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो अब देखते हैं कि कब एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, यानी वो मूव करेगा। तो अगर जो हमने फोर्स लगाई यानी अप्लाइड फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा या डिस्प्लेस नहीं होगा। एंड अगर जो हमने फोर्स लगाई है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, यानी वो बैलेंस्ड फोर्स है एंड बैलेंस्ड फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। तो जब हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आ गए आप। तो इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। तो न्यूटन ने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है या अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्टेट को हम तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स ना लगाएं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट जब तक नहीं चलेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब तुम कहोगे कि जब एक ऑब्जेक्ट चलता है तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाता है। जैसे ये बॉल चल रही है तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स लगी ही नहीं, तो ये बॉल कैसे रुक गई? तो इस बॉल एंड ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगती है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एंड उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक गया। यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी या किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तुम इस क्लिप को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर इस क्लॉथ को खींचा गया यानी क्लॉथ के ऊपर फोर्स लगाई गई। पर जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर तो कोई फोर्स लगाई नहीं गई, फोर्स तो क्लॉथ के ऊपर लगाई गई। हमारा लॉ क्या कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो इन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगी तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर ही रहेंगे, पर क्लॉथ के ऊपर फोर्स लगी तो वो क्लॉथ आगे चला जाएगा। तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रह गया एंड क्लॉथ आगे चला गया, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, फोर्स सिर्फ क्लॉथ के ऊपर लगी। एंड जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगती तब तक वो मूव नहीं करता। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब हम एक नई चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं जो कि है इनर्शिया। तो जो ये इनर्शिया है
वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है। एंड ये इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट के पास होता है। एंड इस इनर्शिया की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रख पाता है। जैसे एक बॉल है, तो वो बॉल रेस्ट के अंदर है, तो वो बॉल रेस्ट के अंदर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उस बॉल को रेस्ट के अंदर ही रखती है? तो वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रख पाता है। तो अब देखते हैं इनर्शिया एंड मास कैसे रिलेटेड है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों रुके हुए हैं, यानी इनका स्टेट है रेस्ट। तो मान लो कि हम इन दोनों के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हमने इन दोनों के ऊपर फोर्स लगाई तो इनकी स्टेट के अंदर कुछ चेंज नहीं आया, यानी ये रेस्ट के अंदर थे एंड रेस्ट के अंदर ही रहे, क्योंकि इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो कि है इनर्शिया। एंड इस बार हमने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो जब हमने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया, यानी इसकी स्टेट चेंज होगी। पर ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। जब हम इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तब ये ऑब्जेक्ट चलेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को ज़्यादा देर तक मेंटेन करके रख पा रहा है, यानी इसका इनर्शिया ज़्यादा है। पर छोटे वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम है, क्योंकि छोटा वाला ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को ज़्यादा देर तक मेंटेन करके नहीं रख पाया। एंड हम इन दोनों के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम है उसका मास भी कम है, एंड जिसका इनर्शिया ज़्यादा है उसका मास भी ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया एंड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे इनर्शिया भी कम होगा। तो अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया कम होगा, एंड अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एंड जो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रख सके, एंड लॉ भी तो यही चीज़ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब कुछ इनर्शिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमें एवरीडे लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। तो जब हम किसी भी कार या ट्रेन या बस के अंदर होते हैं, तो जब वो चीज़ चलना शुरू होती है तो हमारी बॉडी के ऊपर एक बैकवर्ड पुश लगता है। तो वो पुश भी इनर्शिया की वजह से ही लगता है। तो मान लो कि ये बस है एंड इस बस के अंदर ये बैठा है। तो जब ये बस चलेगी, यानी बस के ऊपर एक फोर्स लगेगी, एंड इसकी जो लोअर बॉडी है उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है। एंड इसकी अपर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी अपर बॉडी बस के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं है। तो जब बस चलेगी तो बस मोशन के अंदर आ जाएगी, पर ये जो अपर बॉडी है वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी। तो उस वक्त हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी पीछे जा रही है, क्योंकि बस आगे जा रही है पर बॉडी रेस्ट के अंदर ही है, यानी वहीं पर है। तो बस आगे गई पर बॉडी वहीं पर रह गई, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ इनर्शिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन इनर्शिया की वजह से कर पा रही है। एंड अगर ये अपनी हाथों से आगे वाले पोर्शन को पकड़ ले तो इसकी बॉडी इस बस के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ जाएगी। एंड जब बस चलेगी तो इसकी अपर बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी जो इसकी अपर बॉडी को भी आगे ले जाएगी, एंड इसको कोई भी धक्का नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो बॉडी थी वो अपनी रेस्ट स्टेट को मेंटेन करके रख पा रही थी। एंड अगर कोई चीज़ अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखती है तो हम उसे कहते हैं इनर्शिया। एंड यहाँ पर बॉडी रेस्ट के अंदर थी तो इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब एक बॉडी रेस्ट स्टेट को मेंटेन करके रखती है तब वहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। एंड अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जब एक चलती हुई कार रुकती है तब हमारी बॉडी के ऊपर एक फॉरवर्ड पुश लगता है, इसके पीछे भी इनर्शिया है। तो अब समझते हैं कि क्यों हमारी बॉडी एक फॉरवर्ड पुश एक्सपीरियंस करती है। तो मान लो कि ये कार चल रही है एंड इसके अंदर जो आदमी बैठा है
वो भी चल रहा है, क्योंकि कार मोशन के अंदर है तो आदमी भी मोशन के अंदर है। तो जब कार के ऊपर ब्रेक्स लगेंगे तो कार के ऊपर एक डायरेक्ट फोर्स लगेगी, पर इस आदमी की जो अपर बॉडी है उसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट फोर्स नहीं लगेगी। तो इनर्शिया की वजह से वो मोशन के अंदर ही रहेगी एंड वो आगे चली जाएगी, पर कार रुक जाएगी। तो इसी वजह से हमें एक फॉरवर्ड पुश देखने को मिलता है जब कार रुकती है। तो यहाँ पर जो बॉडी है, जो इंसान की बॉडी है, वो मोशन के अंदर थी एंड वो अपनी मोशन स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती थी। एंड जब एक बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखती है तब हम उसे कहते हैं इनर्शिया। एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है तब हम इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है। एंड एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है। एंड एक तरह का इनर्शिया और होता है जो कि होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहता है। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जब हम एक बस के अंदर होते हैं या किसी कार के अंदर होते हैं, तो जब वो बस टर्न करती है तो बस के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगती है, पर हमारी अपर बॉडी के ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगती। तो इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी तो स्ट्रेट जाएगी, पर जो बस है वो मुड़ जाएगी, यानी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहती, तब वहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। पर जब बस मूव हो जाती है तब हमें एक धक्का लगता है। वो धक्का इसी वजह से लगता है क्योंकि हमारी अपर बॉडी तो स्ट्रेट जाना चाहती है पर बस मुड़ जाती है, तब हमें साइडवर्ड एक धक्का लगता है। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से लगता है। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे। तो मान लो कि ये गन है एंड इस गन से एक बुलेट निकली एंड इस ऑब्जेक्ट पे जाके लगी, तो ये बुलेट इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगी। एंड अगर हम इसी मास का एक पत्थर ले लें, यानी जितना इस बुलेट का मास है उतना ही इस पत्थर का मास है, एंड अगर इस पत्थर को कोई मारे तो यह पत्थर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगकर नीचे गिर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुलेट का इम्पैक्ट था वो इस पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा था, क्योंकि बुलेट ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर छेद कर दिया पर पत्थर इस ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस बुलेट का इम्पैक्ट पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा है। क्यों इस बुलेट का इम्पैक्ट पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि इस बुलेट की वेलोसिटी पत्थर की वेलोसिटी से ज़्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और केस लेते हैं। इसके अंदर हम दो बॉल्स लेते हैं। ये बॉल हवा से भरी हुई है एंड ये बॉल सॉलिड है, यानी लोहे की है। अगर हम इन दोनों बॉल्स को सेम ही वेलोसिटी से आगे की तरफ भेजें, यानी जितनी वेलोसिटी ऊपर वाली बॉल की है उतनी नीचे वाली बॉल की है, तो जो ऊपर वाली बॉल है वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रुक जाएगी, पर जो नीचे वाली बॉल है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराई एंड इसे थोड़ी दूर आगे ले गई। पहली वाली बॉल का इम्पैक्ट कम है पर दूसरी वाली बॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो जो इम्पैक्ट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंड मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पहली वाली बॉल का मास कम था क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई थी, पर दूसरी वाली बॉल लोहे की थी यानी उसका मास ज़्यादा था। तो जो इम्पैक्ट होता है वो वेलोसिटी एंड मास दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो हम मास एंड वेलोसिटी से पता कर सकते हैं। तो इस इम्पैक्ट को ही न्यूटन ने कहा था मोमेंटम। तो हमें एक नई चिड़िया मिल गई जिसका नाम है मोमेंटम। एंड ये मोमेंटम दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। एंड हम इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो हमारा मोमेंटम यानी p = mv। तो ये हमें मिल गया मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अब हम सेकंड लॉ का फॉर्मूला देखते हैं। तो मान लो कि ये कार है एंड इस कार का मास है m एंड इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये चल रही है वो है u। तो अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम है p1
एंड मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P1 इज इक्वल टू mu आ जाएगा। एंड जब कार के ड्राइवर ने कार को एक्सेलरेट करा तो कार के ऊपर एक फोर्स लगेगी एंड उस फोर्स की वजह से कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि अब इसकी वेलोसिटी v है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मान लो इसका मोमेंटम अब P2 है। तो P2 इज इक्वल टू m यानी मास एंड v यानी वेलोसिटी। तो हमें P2 एंड P1 दो मोमेंटम मिल गए इस कार के। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अब हमें एक मोमेंटम मिला है P2 एंड इनिशियल मोमेंटम यानी पहले वाला मोमेंटम क्या है P1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 एंड P2 क्या था mv एंड P1 क्या था mu। तो इनके अंदर से हम m कॉमन ले सकते हैं। तो m बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम m v माइनस u होगा। एंड अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है वो देखते हैं। अगर कहीं पर रेट आ जाए तो हमें ये समझ लेना है कि हमें उस चीज़ को टाइम से रिलेट करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया कि कितना मोमेंटम पर्टिकुलर टाइम में चेंज हुआ है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा mv माइनस यू बाई टी। एंड मोशन चैप्टर में से हमें एक चीज़ मिलती है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a यानी एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर हम v माइनस यू बाई टी को a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा ma। एंड न्यूटन ने कहा था अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है फोर्स, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इसके सामने लिखेंगे। अगर कहीं पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हुआ है तब हम इसे 1 बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है तब हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है तो उसके ऊपर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो यही मतलब है इस साइन का। अगर इस साइन को हमें हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए एंड उस कांस्टेंट को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब ये साइन हटेगा तो इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू k ma एंड इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू ma। तो हमें यहाँ पर एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स की SI यूनिट पता करना चाहें तो हम इस इक्वेशन के अंदर मास एंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट रख देते हैं। तो मास की SI यूनिट होती है kg एंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट होगी वो होगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसे ही कहते हैं न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एंड अगर हम 1 न्यूटन फोर्स की बात करें एंड यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 न्यूटन या यूनिट फोर्स एक ही बात है। तो F इज इक्वल टू ma होता है एंड यहाँ पर हमारे पास फोर्स है 1 न्यूटन का। तो मास क्या हो जाएगा 1 kg एंड एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दे। यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स एक kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलना शुरू हो जाएगा। इस न्यूटन के सेकंड लॉ को हम एक क्रिकेट फील्ड में देख सकते हैं। जब एक क्रिकेट मैच चलता है तो जब बॉल एक फील्डर के पास आती है तो वो बॉल को कैच करता है एंड अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है। तो क्यों वो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है?
इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो जब बॉल चल रही थी तब उसकी कुछ वेलोसिटी थी एंड उसका कुछ मास था, पर जब फील्डर उसे कैच कर लेगा तब बॉल रुक जाएगी, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एंड हमें पता है मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो जब बॉल रुक जाएगी तो मोमेंटम m इंटू ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम कुछ था पर अब मोमेंटम कुछ नहीं रहा, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज आ गया। एंड अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हम जो चेंज इन मोमेंटम है उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। एंड न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स है एंड टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम लगेगी। एंड अगर टाइम कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब वो अपने हाथ पीछे लेके जाता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी, तब उसके हाथों के ऊपर फोर्स कम लगेगी। तो इसी वजह से वो टाइम को इंक्रीज करता है ताकि उसके हाथ के ऊपर कम फोर्स लगे। तो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यह क्वेश्चन एंड इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है एंड हमने एक फोर्स लगाई उसके ऊपर 2 सेकंड के लिए। एंड पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो हमें दिया हुआ है मास जो कि है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 3 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी जो कि है 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करता है एंड फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमें टाइम भी दिया हुआ है जो है 2 सेकेंड्स। तो हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो F इज इक्वल टू एम ए के अंदर a की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी। तो हमारे पास m है, u है, v है एंड t भी है। तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें इसके अंदर वैल्यू रखनी है एंड इसे कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर जो फोर्स है वो 5 सेकंड तक लगी तो हमें बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे पिछले पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड एंड जब फोर्स 2 सेकंड के लिए लगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 सेकंड तक लगी तब उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वही बताना है, यानी हमें v बताना है, v यानी फाइनल वेलोसिटी। एंड हमें मास दिया हुआ है जो कि है 5 kg एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है यानी u जो कि है 3 मीटर पर सेकंड एंड t हो गया 5 सेकंड। तो अगर हम फार्मूला देखें F इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी, तो इसके अंदर हमें सारी चीज़ें मिल गई सिवाय v एंड f के। v तो हमें कैलकुलेट करना है एंड हमें f चाहिए, f यानी फोर्स। तो फोर्स कहाँ से आएगी, तो जो तुमने पहले कैलकुलेट करी थी वही तो फोर्स है एंड उसे ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही फोर्स अब 5 सेकंड के लिए लग रही है, यानी फोर्स तो उतनी लग रही है। तो अगर हम इस t को इधर भेजें तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। एंड अगर हम इस m को इधर भेजें तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एम। एंड हमें निकालना है v, तो v को इधर ही रखता है एंड u को भी उस साइड भेज देता है। u यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस साइड जाके ये ऐड होगा, तो v हमें मिल जाएगा एफ टी अपॉन एम प्लस यू। अब इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज़ रखनी है एंड आंसर आ जाएगा। तो इसे भी कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो आ गए आप। तो हम इस वीडियो के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है
एंड इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा ये तो अलग बात है, पर ये फोर्स तो लगा ही रहा है। अगर ये स्केटबोर्ड पे खड़ा होकर इसे धक्का मारे तो ये फिर से पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है पर इसके ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा है, उसी वजह से ये पीछे आ रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, तो इसके ऊपर ये बॉक्स ही फोर्स लगा रहा है। मान लो कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर एफ फोर्स लगाएगा, यानी जितनी ही इसने फोर्स लगाई उतनी ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई यानी कुछ एक्शन करा, जिसकी वजह से इसे एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिला बॉक्स की तरफ से। तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर ये लगा रहा है, यानी एक्शन इस डायरेक्शन के अंदर है, पर जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यही है ये थर्ड लॉ। एंड जो ये एक्शन एंड रिएक्शन होता है ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। जैसे एक्शन तो बॉक्स के ऊपर हो रहा है पर रिएक्शन इस आदमी के ऊपर हो रहा है, एंड ये रिएक्शन एक्शन का अपोजिट है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं होते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, तभी ये कैंसिल नहीं होता है। अगर तुम किसी दीवार के ऊपर धक्का मारोगे तो वो दीवार भी तुम्हारे ऊपर धक्का मारेगी, पर ये अलग बात है कि उस धक्के से या उस फोर्स से तुम मूव नहीं करोगे, पर उस पुश को तुम फील ज़रूर कर पाओगे। तो उसे ट्राई करके देखना। तो मान लो कि ये बॉल पड़ी है अर्थ के ऊपर, तो ये बॉल भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगी एंड अर्थ भी इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो जितनी इस बॉल ने फोर्स लगाई उतनी ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर इन फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं गन का। तो जब गन से बुलेट निकलती है तो जो गन है वो बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो बुलेट आगे चली जाती है। पर जो ये बुलेट है ये भी इस गन के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से गन थोड़ी पीछे आ जाती है, एंड इस पीछे आने को हम कहते हैं रिकॉइल। तो गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है तब वो बुलेट आगे चली जाती है, एंड बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स लगाती है जिस वजह से वो गन थोड़ी पीछे हो जाती है, एंड उसे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। एंड जितनी फोर्स गन ने बुलेट के ऊपर लगाई है उतनी की उतनी फोर्स इस बुलेट ने गन के ऊपर लगाई है। पर यहाँ पर बुलेट तो कितनी दूर चली गई, पर गन ने तो थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो जो फोर्स थी वो तो इक्वल थी, पर जो बॉडीज ने एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करा वो डिफरेंट था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें फोर्स का एक फॉर्मूला मिलता है जो कि F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, एंड अगर हम इस ए को इधर रखें एंड एम को इधर भेजते हैं तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ पर एफ है फोर्स, एम है मास, एंड ये है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है वो एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगेगा, कम, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बुलेट एंड गन के मास की बात करें तो गन का मास ज़्यादा था, यानी मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, तो गन के ऊपर कम एक्सेलरेशन लगेगा। एंड बुलेट का मास कम था तो बुलेट के ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। जब बुलेट ज़्यादा एक्सेलरेट होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि गन के ऊपर कम एक्सेलरेशन लगेगा तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यहाँ पर फोर्स तो इक्वल ही है, पर जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट है। जिसका मास ज़्यादा है उसके ऊपर कम एक्सेलरेशन लगता है, एंड जिसका मास कम है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन लगता है। तो जब एक आदमी बोट से बाहर निकलता है तो बोट थोड़ी पीछे चली गई, तो यहाँ पर हुआ क्या वो देखता है। तो आदमी बोट से बाहर निकलने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एंड उस फोर्स की वजह से ये बोट थोड़ी पीछे चली जाएगी। एंड जैसे न्यूटन ने कहा था हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है,
तो बोट भी इस आदमी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी एंड इस फोर्स की वजह से ये आदमी बोट से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आ गए आप। तो इस वीडियो के अंदर हम एक लॉ देखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट एंड ये बी ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का मास एम ए है एंड ऑब्जेक्ट बी का मास एम बी है एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर है यानी चल रहा है। तो इनकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी है यू ए एंड इसकी वेलोसिटी है यू बी एंड जो यू ए है यानी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू बी से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी से ज़्यादा है तो ये दोनों टकरा जाएंगे। अब टकराए तो यहाँ पर हुआ कोलिजन। तो इस कोलिजन के अंदर हुआ क्या वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए चलता हुआ आया एंड बी से टकरा गया यानी ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाई। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर एफ ए बी फोर्स लगाई। ए बी का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी। तो न्यूटन चाचा ने क्या कहा था, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट ए इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कि इसने एफ बी ए फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। एफ बी ए यानी फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ए। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ फोर्स लगी है तो इनकी वेलोसिटीज भी चेंज होगी। तो अब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी मान लो होगी वी ए एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी होगी वी बी। वी को हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ करा है एंड यू को इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है वहाँ पे ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई एंड ऑब्जेक्ट बी ने बी ए के ऊपर फोर्स लगाई। तो न्यूटन ने क्या कहा था, ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो हम एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए लिख सकते हैं। पर ये तो हमें यही बता रहा है कि फोर्स ए बी के इक्वल है। पर जो थर्ड लॉ था वो क्या कहता था कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो अपोजिट के लिए हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो ये माइनस हमने अपोजिट के लिए लगाया है कि फोर्स ए बी फोर्स बी ए के अपोजिट है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए हो गया। एंड फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम एफ ए बी की बात करें यानी फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, तो फोर्स ए ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो फोर्स के फॉर्मूले के अंदर मास हम ऑब्जेक्ट ए का लेंगे जो कि है एम ए एंड सपोज कर लेते हैं एक्सेलरेशन है ए वन। तो एफ ए बी क्या हो जाएगी, एम ए वन एंड ऐसे ही एफ बी क्या हो जाएगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी जो कि है एम बी। एंड सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बी के ऊपर ए टू एक्सेलरेशन लग रहा था तो एफ बी हो जाएगा एम बी ए टू एंड एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू बाई टी। तो हम ए वन की जगह वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। तो वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी है वी ए एंड इनिशियल वेलोसिटी यू ए है। तो वी ए माइनस यू ए अपॉन टी ये है टाइम, जिस टाइम के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट भिड़े हैं वो टाइम टी है। एंड ए टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाई टी। तो ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी वी बी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की यू बी डिवाइडेड बाई टी यानी टाइम। तो अगर हम इस टी को इस साइड भेजें तो इस साइड ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी। तो अगर हम ब्रैकेट को खोलें तो एम ए से जब वी ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए एंड इस साइड वाले ब्रैकेट को खोलें तो माइनस एम बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी एंड माइनस एम बी माइनस यू बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस एम बी यू बी। अगर हम एम ए यू ए को इस साइड भेजें तो ये यहाँ पर नेगेटिव है तो इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड सिमिलरली एम बी वी बी नेगेटिव है इस साइड तो हम इसे इस साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू
MAUA प्लस MBUB। अगर हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो ये है इस लॉ का फॉर्मूला। तो ये है क्या, इसे समझते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो MAUA क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। एंड MBUB क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। वैसे ही MAVB फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट ए का एंड MBVB फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट बी का। तो ये क्या कह रहा है कि कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स का जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद रहा, यानी कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहा। तभी इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि एक कोलिजन से पहले एंड कोलिजन के बाद मोमेंटम इक्वल रहता है। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वो टकरा रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम टकराने से पहले एंड टकराने के बाद में इक्वल होगा। ये हो गया लॉ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन के अंदर एक गन है जिससे एक बुलेट निकलती है एंड हमें उस बुलेट की स्पीड दी हुई है। तो हमें बताना है कि गन जो रिकॉइल हुई यानी पीछे आई उसकी स्पीड क्या थी। एंड हमें क्वेश्चन के अंदर बुलेट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम एंड गन से निकलने के बाद बुलेट की वेलोसिटी होगी 150 मीटर पर सेकंड एंड गन का मास है 2 किलो यानी 2 kg। एंड हमें कैलकुलेट करनी है गन की रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब जब बुलेट फायर होती है तो गन थोड़ा पीछे जाती है, तब हम उसे कहते हैं रिकॉइल। एंड हमें यही बताना है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे गई। तो जब एक बुलेट फायर होती है उस वक्त उस गन एंड बुलेट के बीच में कोलिजन होता है एंड उस कोलिजन के बाद में बुलेट बहुत तेज वेलोसिटी से फायर हो जाती है पर गन थोड़ी पीछे आती है। तो कोलिजन से पहले क्या सिचुएशन थी, कोलिजन से पहले गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट के अंदर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, क्योंकि पहले रेस्ट के अंदर थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड जो गन है वो भी रेस्ट के अंदर थी तो गन की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। UB है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड UG क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें बुलेट का मास दिया हुआ है, बुलेट का मास यानी MB जो कि है 20 ग्राम। तो इस 20 ग्राम को अगर हम केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने केजी होंगे, 1/1000, क्योंकि ये 1000 इस साइड आ गया तो 1 ग्राम के अंदर 1/1000 केजी होता है। तो हमें बताना है 20 ग्राम के अंदर कितने केजी हैं। तो हम 1/1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 1000 जो कि है 0.02 kg। तो ये हमें बुलेट का मास मिल गया केजी के अंदर एंड हमें गन का मास भी दिया हुआ है जो है 2 kg। तो mg क्या हो गया 2 kg। एंड हमें बुलेट की फाइनल वेलोसिटी यानी फायर होने के बाद वाली वेलोसिटी दी हुई है VB यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि है 150 मीटर पर सेकंड। एंड हमें निकालनी क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन यानी VG। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि गन का मोमेंटम कोलिजन से पहले प्लस बुलेट का मोमेंटम कोलिजन से पहले इज इक्वल टू गन का मोमेंटम कोलिजन के बाद में प्लस बुलेट का मोमेंटम कोलिजन के बाद में। तो गन का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही बुलेट का इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि इक्वल है फाइनल मोमेंटम ऑफ गन के। फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इसके अंदर हमें वैल्यूज रखनी है एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी गन की 0 थी तो ये वाली पूरी चीज 0 हो जाएगी। वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 थी तो ये भी 0 हो जाएगी। एंड इस साइड की बात करें तो ये है मास ऑफ गन जो है 2 kg इंटू VG यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट जो कि है 0.02 kg मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि है 150। तो 150 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा 3। तो अगर इस 3 को हम इस साइड भेजें तो यहाँ पर ये
प्लस हो रहा है तो इस साइड जाके ये माइनस होगा, तो -3 इज इक्वल टू 2Vg। तो जब हम इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, एंड 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1.5। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस माइनस का क्या चक्कर है, तो ये माइनस यही बता रहा है कि जो गन की फाइनल वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, क्योंकि हम माइनस अपोजिट के लिए यूज करते हैं। तो बुलेट तो इस डायरेक्शन के अंदर गई पर गन पीछे आई, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गई, तभी यहाँ पर ये माइनस है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म।